नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। आप सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो एमपीपीएससी के द्वारा या फिर अपन कह सकते हैं एमपी स्टेट के द्वारा एक राज्य पात्रता परीक्षा जो कंडक्ट करवाई गई थी कल, जिसे अपन कह सकते हैं सेट का एग्ज़ाम, एमपी सेट एग्ज़ाम 2024 और सब्जेक्ट अपना रहेगा लाइफ साइंस, जिसके अपन क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी इनके आंसर बन पाते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो प्लाज्मा इज द ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट। पहला जो आंसर है उसका क्या होगा? पहला आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट के नेचुरल जो पेसमेकर है वो किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द इलास्टिक कार्टिलेज दैट कवर द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग इज कॉल्ड। तो उसे अपन क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस। उसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार ज़रूर आप लोग रिप्लाई दीजिए कि क्या लगा आपको। तो कोई भी डाउट होता है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, द थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ। जो ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल जो पाई जाती है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में पाई जाती है? तो डायनसेफेलॉन जो पार्ट होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 55 नंबर, ओरा सिरेटा। ओरा सिरेटा जो है वो किसका भाग है? तो कहाँ पाया जाता है? आँख के अंदर पाया जाता है, रेटिना के अंदर पाया जाता है। इज ए पार्ट ऑफ द मल्टी लेयर्ड फोटोसेंसिटिव रीजन ऑफ द रेटिना। आँख के जो सिलियरी पार्ट हो, रेटिना पार्ट हो, उसके बीच में पाया जाने वाला पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। देखो, ज़्यादा डिस्कस तो अपन नहीं कर पाएंगे इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आप लोगों को अभी आंसर की आवश्यकता है। तो आंसर की का पहले एक्सपेक्टेड जो है वो अपन निकाल देते हैं। कोई डाउट होता है वो आप लोग बाद में कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट आंसर क्वेश्चन अपन देखें। देखो अगला क्वेश्चन देखें, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच। एडीएच जो एपिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाने वाला एक पोस्टीरियर पार्ट हार्मोन है, जो खास तौर से अपन जानते हैं कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किसके अंदर? किडनी की बात करते हैं, किडनी के साथ में नेफ्रॉन की बात करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। वहाँ पर क्या करता है ये? वाटर के जो अपन पोरिन प्रोटीन कह सकते हैं, एक्वापोरिन कह सकते हैं। एक्वाप्रोटीन ये कह सकते हो, एक्वापोरिन जो प्रोटीन चैनल हैं किसके लिए होते हैं? ये जल के लिए होते हैं। तो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को और वाटर की कमी या अधिकता के बीच में क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। तो ये एनी गेन और लॉस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन होता है। जो पूछा गया है किसको कंट्रोल करता है? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन नियंत्रण करता है। किसको करता है? पानी की मात्रा में किसी भी घटना को बढ़ाता या घटने वाली कंडीशन को। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर नेसेसरी फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए रिलीज एक्टिवेट हार्मोन जो है वो कौन सा होता है? तो गैस्ट्रिन होता है। गैस्ट्रिन होता है जो जी सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, विच सेल सिक्रेट इनहिबिन। देखो इनहिबिन पूछा गया है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं और अगर अपने राजस्थान के स्टेट के हैं तो भी जो बुक्स वगैरह मैंने निकाली है यूजी की, उसमें सब चीज़ें आपको कंटेंट मिलेगा। आपको जो भी इसमें क्वेश्चन आए हैं लगभग क्वेश्चन अपनी बुक में आपको मिल जाएंगे।
ठीक है ना। तो इनहिबिन जो है वैसे देखा जाए जो टेस्टिस है मेल के अंदर, और टेस्टिस के अंदर जो सेल होती है सर्टोली सेल्स, सर्टोली जो सेल्स होती है उनके द्वारा स्रावित किया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, एक हार्मोन के रूप में काम करता है, उसे क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स। यहाँ पे नाम दिया हुआ है सस्टेनिकुलर सेल्स, मतलब सर्टोली सेल्स, एक ही बात है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, देखो 59 जो है यहाँ पर अपन देखेंगे, प्रोस्टेट कैंसर इज कोज्ड बाय विच प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, किस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के कारण से जो कैंसर है, कौन सा प्रोस्टेट जो कैंसर होता है जो खासतौर से मेल के अंदर देखने को मिलता है, किसके कारण से है, तो यहाँ पर प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है उसके कारण से ये कैंसर जो है वो कोज होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी सिस्टम इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ हिस्टामाइंस, ठीक है ना। हिस्टामाइंस जो है कुल मिला के पूछा गया है कि इम्यून सिस्टम के अंदर हिस्टामाइंस जो है वो एलर्जेनिक कंपोनेंट के रूप में रिलीज किए जाते हैं, खासतौर से मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन, बेसोफिल और मास्ट सेल्स। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नया चीज मिलेगा आपको। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीनोटाइप, यहाँ पे क्या पूछा है, जीनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, जबकि जीनोटाइप रेशियो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। जो अपन जानते हैं कौन से वाला होता है, जो होता है यहाँ पे जो 12-12 अपन लिखते हैं ना, ये वो वाला होता है, जबकि यहाँ पे इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसमें दिया है ऑप्शन 9:3:3:1 रेशियो, जबकि ये क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो होता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है मे बी डिलीट हो, क्योंकि इसमें जीनोटाइप पूछा गया है और जीनोटाइप की बजाय इन्होंने कौन सा दिया है, फिनोटाइपिक दिया है, क्योंकि डाई हाइब्रिड पूछा है। अगर ये मोनोकोट या मोनो हाइब्रिड का पूछा होता तो इसका राइट आंसर सी आ जाता, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में क्या डाला है, डाई हाइब्रिड डाला है, डाई हाइब्रिड। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो गलत है वैसे, और फिनोटाइपिक आता तो ये ऑप्शन है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोगों को भी लगेगा कि थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया है कि इन्होंने एक ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन पूछा है कि कोई एक बच्चा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में आप ज़्यादा समझ पाओगे, चलो हिंदी में भी नहीं मैं वैसे समझाता हूँ। एक बच्चा हुआ है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या निकला है, ए ब्लड ग्रुप हुआ है, जबकि उसकी जो माँ है, उसकी जो मदर है, उसका ब्लड ग्रुप क्या रहा है, ओ रहा है, और उसका फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ये पूछा है। फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है कि इसका आई, मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए आया है, तो ए दो कंडीशन में आ सकता है, I0A, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, IA एक आ सकता है, I0। ये दो कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चे के, क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन बच्चे में यदि होंगे, इनमें से या तो ये होगा या ये होगा, तो ये भी ब्लड ग्रुप कौन सा देगा, ए देगा, ये भी ब्लड ग्रुप कौन सा देगा, ए देगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बैठा है, अगर मदर का है तो सीधा सा मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा भाई, IOO है, ये तो फिक्स हो गया मदर का, अगर IOO है तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या बने कि ये वंश आ सके यहाँ से, तो ये कौन सी संभावना बन सकती है। देखो यहाँ पे आप देखोगे IAA और IAB, इसका मतलब ये आ सकता है कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे दूसरा आप देखोगे IBB, तो एक की संभावना ज़्यादा किस में रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे IOO और फादर का कॉम्बिनेशन, देखो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो बनते हैं वो कौन सा बन सकता है। देखो रेंडमली कॉम्बिनेशन तो दोनों बन सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे संभावना कम रहती है, यहाँ पे भी संभावना कम रहती है, यहाँ पे संभावना है, और एक ये संभावना है। IAA कॉम्बिनेशन होगा फादर का तो भी आएगा, IA और B है फादर का, इन दोनों में से भी है तो भी आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि B आए, इनमें से एक अगर ये भी आ गया तो भी क्या हो सकता है, इधर से I ये आएगा और इधर से कौन सा आएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, ये भी आ सकता है। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि
ये जो कॉम्बिनेशन है वो इससे ज़्यादा संभावना बनेगी, किससे? IA IO से। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि उसका पिताजी का ए रहा हो, लेकिन इसकी संभावना ये भी हो सकती है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि वो किसको मानेंगे, ज़्यादा संभावना जो है वो आपकी IA हो सकती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब भी इसके साथ में बैठेगा तो आपका क्या बन सकता है? ए आ सकता है, ठीक है ना। IA इससे आ सकता है, IO तो बैठेगा नहीं, क्योंकि IA तो यहाँ से आ गया, IO इसके साथ से आ जाएगा। हाँ, इसका चांस जो है वो सी संभावना इसकी ज़्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो, इफ 2 जीन आर वेरी क्लोज, 2 जीन हैं जो एक दूसरे के पास में बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ये वाली कंडीशन दे रखी है कि ये कोई आपका गुणसूत्र है और उसके ऊपर 2 जीन है वो इतने पास पास में है। यहाँ पर A जीन है और यहाँ पर B जीन है, क्रोमोसोम, विच विल दी टू बी ट्रू देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो उसमें संभावना क्या रहेगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की संभावना क्या रहेगी? देखो, 0 तो अपन कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस नहीं दी है, ना ही इन्होंने टर्म यूज में लिया है। लिंक्ड जीन अगर यूज में ले लेते ये तो अपन कह सकते 0% हो जाता, क्योंकि लिंक्ड जीन है तो रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? 0% होगा। लेकिन लिंक्ड जीन का टर्म यहाँ नहीं दिया गया है, तो डिस्टेंस भी नहीं दी गई है, तो अपने को क्या पता कि डिस्टेंस कितनी है इन दिनों की। दोनों क्लोजली यहाँ पे दिखा है कि इफ 2 जीन्स आर वेरी क्लोजली, बहुत ज्यादा क्लोज है, देन इट विल बी लो, रिकॉम्बिनेशन संभावना क्या रहेगी? रिकॉम्बिनेशन कम रहेगी। इट विल बी द हाई, ये तो है ही नहीं। इट विल बी द एग्जैक्टली, ये भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एक तो ये है इट विल बी 0, अगर वेरी क्लोजली है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि अपन इसको लिंक जीन मान सकते हैं, क्योंकि वेरी क्लोजली जो टर्म यूज में लिया इन्होंने बहुत ज़्यादा नज़दीक है। देखो यहाँ पे यदि 2 जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब लिंक्ड जीन अपन समझ सकते हैं, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी? 0% होगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो 64, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन। टेस्ट क्रॉस अपन जानते हैं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? किसी भी F1 जो PD होती है, F1 जो जनरेशन होती है F1, उसका क्रॉस किससे करवाया जाए? किसी भी उसके रेसेसिव पेरेंट से। जैसे ये है, ये F1 है, तो इसका रेसेसिव पेरेंट के साथ में यदि क्रॉस कराया जाए उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और ये टेस्ट क्रॉस जब कराया जाता है जब अपन क्या करना चाहते हैं कि जो पेरेंट रहे हैं या ये रहे हैं, इनका जीनोटाइप यदि आप चेक करना चाहते हो तो टेस्ट क्रॉस को यूज में लिया जाता है। जीनोटाइप ऑफ द F2 प्लांट एंड द जनरेशन ऑफ लिंकेज, वेदर 2 traits are linked or not in F1 generation, number of the set allele in gene, whether the 2 species will be breed successfully or not। टेस्ट क्रॉस हमेशा उनके कॉम्बिनेशन से बताया जा सकता है कि उनमें सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग हुई है या नहीं हुई है, मतलब जीनोटाइप का है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, वो चेक करने के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो मैक्सिमम चांसेस में 2 स्पीसीज विल बी ब्रीड सक्सेसफुली और नॉट, और जीनोटाइप ऑफ F2 प्लांट ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसका तो कोई। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? भी डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। छोटे मोटा कोई हो सकता है करेक्शन, तो आप लोग ऑप्शन में जाके आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर, तो आप लोगों का रिप्लाई जो है मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा ताकि अपने को भी उसका बेनिफिट हो सके सभी स्टूडेंट्स को। इनहेरिटेंस ऑफ एक्सटर्नल क्रोमोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अचीव्ड। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है या डीएनए है वो पाया जाता है। अगर अपन किसी F1 पीढ़ी में इसको लेके आना चाहते हैं, इसमें F1 पीढ़ी के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो कैसे लेके आएंगे? फादर से तो देखो साइटोप्लाज्म आएगा नहीं, फादर से तो क्या आएगा? केवल न्यूक्लियस आएगा। और मदर से क्या आएगा? पूरा साइटोप्लाज्म आएगा, कोशिका का साइटोप्लाज्म आएगा, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा। इसका मतलब ये संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अपन कहाँ से लेंगे? मदर से लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? मैटरनली। सी ऑप्शन जो इसका है वो राइट आंसर आएगा, मातृत्व के रूप में। पिता के रूप में तो ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। माइक्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की आनुवंशिक कैसे होती है, ठीक है ना, यही से होती है। फादर से तो केवल गुण, मतलब अपन कह सकते हैं केवल जेनेटिक मटेरियल आता है, केंद्रक आता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म नहीं आता है, जबकि मदर से पूरा साइटोप्लाज्म आता है, क्योंकि ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। द एफ फैक्टर इन द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन,
HFR बैक्टीरियल स्टेन इज ऑफ विच टाइप ऑफ, किस में होता है, किस टाइप में होता है। देखो दो कंडीशन है कि जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है और ये बड़ा गुणसूत्र है, ये प्लाज्मिड यदि बड़े गुणसूत्र के अंदर एंटर कर जाए और वहाँ से ये बाहर निकल जाए, इस प्रकार से ये बाहर निकल गया और इसका गुणसूत्र है कुछ, किसका जीन लेके आ गया, ये प्लाज्मिड जब वापस बाहर निकलेगा इस गुणसूत्र से, कौन से गुणसूत्र से, बैक्टीरिया के गुणसूत्र से जब वापस बाहर निकलेगा, जैसे ये बैक्टीरिया का है तो इसमें कुछ पार्ट है वो एक्स्ट्रा लेके निकल सकता है, किसका, बैक्टीरियल गुणसूत्र का, इस वाले का। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम कैरिड ऑन प्लाज्मिड सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसे कौन सा बोलेंगे, गुणसूत्र से अलग प्लाज्मिड पर जीवाणु कोशिका जीनोम में विलोपित, ये क्या है, लॉस फ्रॉम द, ये को मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 देखोगे आप, तो 67 में देखो एक कैरियोटाइप दिया हुआ है, नोटेशन फॉर ए मेल, क्या पूछा गया है, नर के बारे में पूछा गया है, क्लाइनफिल्ट्रॉन सिंड्रोम। क्लाइनफिल्ट्रॉन सिंड्रोम अपन जानते हैं XX की जो कॉपी है वो बढ़ जाती है। टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं भाई, 47 हो जाते हैं, एक X गुणसूत्र की कॉपी बढ़ जानी। अब मेल पूछा है तो सीधी सी बात है Y तो रहेगा, तो इसमें कौन सा राइट आंसर आएगा, XXY आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि क्लाइनफिल्टर में क्या होती है, क्लाइनफिल्टर एग्जाम्पल किसका है, ट्राइसोमी का। क्लाइनफिल्टर किसका एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी का। क्वेश्चन नंबर 68 में अगर आप देखोगे, ए पॉपुलेशन वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट जो एलील है ए, वो कितनी दी है, ये हार्डी विनबर्ग से लिया गया क्वेश्चन, 0.7। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ए, और इसे अपन क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर कह सकते हैं। जीनोटाइप ए अज्यूमिंग द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो कितनी होती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पी स्क्वायर करना है इसको, ठीक है ना, 0.7 इंटू 0.78 इक्वल टू 0.49। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.49 इसका राइट आंसर आएगा। कोई भी देखो करेक्शन हो सकता है, कोई छोटी मोटी ऐसी नहीं है, तो आप लोग जरूर मोस्ट वेलकम, आप लोग अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। मैं आपको एक आधार बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने आंसर की है वो चेक कर सको, और कोई भी स्टूडेंट्स जो इस पेपर को देखना चाहते हैं उसको आइडिया भी लगेगा कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। विच बैक्टीरिया रेगुलेटिंग सिस्टम यूटिलाइज ड्यूल सिस्टम टू सेंस एंड रेस्पॉन्डिंग द इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, इन्वायरमेंट के प्रति बैक्टीरिया अपना रेस्पॉन्स कैसे शो करते हैं, किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, आसपास के केमिकल सेंस कैसे कर पाते हैं, साउंड सेंस कैसे कर पाते हैं, जो भी इनका मूवमेंट होता है, कॉलोनी बनाना है, कॉलोनी से दूर जाना है, वो कैसे करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वारम सेंसिंग कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, क्वारम सेंसिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे देखो इसमें पूछा है डोली शिप, डोली जो भेड़ है, प्रथम जो क्लोन है वो बनाया गया था सोमेटिक सेल से बनाया था भाई, किससे बनाया था, सोमेटिक सेल से बनाई गई डोली थी। सोमेटिक सेल जेनेटिक क्लोन थी, क्योंकि और ऑप्शन में है नहीं, सेक्स क्रोमोसोम, डिलीशन क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड, इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन सीटू बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेशन सोइल बाय प्रोवाइडिंग एयर और ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपको क्या किया जाता है, जो मिट्टी है उसके अंदर हवा तथा ऑक्सीजन प्रदान कर मिट्टी में प्रदूषकों का जैविक नियंत्रण किया जाता है, मतलब बायो कंट्रोल किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, उसे बायोडिग्रेडेशन भी कह सकते हो आप, बायोडिग्रेडेशन भी कहा जा सकता है, बायो सॉर्प्शन तो नहीं कह सकते अपन, बायो सॉर्प्शन तो बायो वेंटनिंग कह सकता है, एक ये भी टर्म आता है भाई बायो वेंटनिंग, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेशन भी कह सकता है। तो इसमें राइट आंसर देखो जो दिया है, कंडीशन जो दी है, इन सिटू मतलब जो भी मिट्टी है उसके नेचुरल प्राकृतिक रूप से बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेशन इन सॉइल को रिमूव करना क्या कहलाता है, बायो वेंटनिंग कहलाती है। तो इन दोनों में से डाउट है, लेकिन ये राइट आंसर ज़्यादा संभावना इसकी रहेगी। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 72 में, द बायोसेंसर दैट द मेजर द रिएक्शन एमालाइट
ठीक है ना, एमिलेट विद एंजाइम एंड जनरेट इलेक्ट्रॉन थ्रू द मीडिएटर ऑफ द डायरेक्टली इज कॉल्ड, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एम्पेरियोमेट्रिक कहते हैं उसे क्या बोलते हैं, एम्पेरियोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो ये एक चार्ट दिया हुआ है और बायोसेंसर का एक मशीन, एक प्रोसेसर दिया हुआ है। गिवन द बेलो द डायग्राम ऑफ द सेंसर, बायोसेंसर का एक डायग्राम दिया है। आइडेंटिफाई द अननेम्ड कंपोनेंट, ये जो टर्म जो पर्सन वाचक दिया गया है इसमें कौन सी संभावना आएगी। तो सबसे पहले बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया आपने, सिग्नल मिले, तो सिग्नल को कैप्चर करने वाला कोई चाहिए आपको, तो यहाँ पर ट्रांसड्यूसर इस सिग्नल को वो कन्वर्ट करके भेज सके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसे डिस्प्ले के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा डाटा को। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो इन केस ऑफ रस्ट फंजाई, एक रस्ट फंजाई का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो रस्ट फंजाई अपन जानते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनी, कौन सा है, पक्सिनिया ग्रेमिनी है, जो वीट और बर्बेरियस के ऊपर डिजीज कॉज करता है। दो प्लांटों के ऊपर क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, वीट और बर्बेरियस के ऊपर करता है। तो इसमें पूछा गया है स्टेज, और स्टेज के साथ में दिया गया है उनके स्पोर्स। मैंने बताया इसमें 5 स्पोर बनते हैं। तो पहली जो स्टेज आएगी, ये जो स्टेज है, पहली जो स्टेज है, स्टेज प्रथम, ये तो किसके साथ होगी, एसिडियो स्पोर। इसका मतलब चौथे में आप देख लोगे तो ए आएगा, चौथे में देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अगला देखोगे आप सेकंड स्टेज, सेकंड जो है यहाँ पे आप देखोगे सेकंड जो है वो कौन सा है, यूरिडोस्पोर है। तो यहाँ पे 2 के अंदर बी देखोगे, 2 के अंदर बी, इसमें सी है, ये राइट आंसर है। फिर तीसरा देखोगे तो तीसरे में कौन सा आ जाएगा, टीलियोस्पोर आ जाएगा। तो 1 के अंदर सी आना चाहिए, 1 के अंदर सी, ये ठीक है। और चौथी जो स्टेज है, चौथे में कौन सा बनता है, बेसिडियोस्पोर बनता है। तो यहाँ पर इसमें डी आना चाहिए चौथे के अंदर। तो मतलब इसके अंदर तीसरे में कौन सा आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, देखो यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, MAS, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज ट्रू के लिए सत्य क्या है, ठीक है ना। ये तो पता है अपने को मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है, इसमें मार्कर की तो आवश्यकता पड़ती है, जेनेटिक मार्कर की। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज ए रैंडम प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक मार्कर। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि ज़्यादा मार्कर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखोगे आप, देखो तो मार्कर डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि इसमें मार्कर की आवश्यकता पड़ती है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन ब्रीडिंग प्रोसेस दैट डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ DNA, और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इन्वॉल्व द slowly on the traditional breeding method without involving DNA analysis. Marker assisted selection is only capable in the plant breeding program. देखो इसमें से राइट आंसर जो बैठेगा वो आपका सी ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन अपन क्या चाहते हैं, किसी भी DNA के अंदर किसी भी लोकेशन को आप चेक करना चाहते हो किसी जेनेटिक मार्कर के कारण से। तो यहाँ पर नोट दिया गया है, तो यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें मैनिपुलेशन ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट DNA को म्यूटेशन करके चेंज करके आप उसको एनालिसिस करना चाहते हो तो असिस्टेड कर सकते हो, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कर सकते हो, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो विदाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल, इनमें से बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज नहीं है का मतलब यहाँ पे सीधा सा दिया हुआ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वायरस डिजीज है, हेपेटाइटिस बी के द्वारा कॉज की जाती है, हेपेटाइटिस बी वायरस। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो एक टर्म सिंपल सा दिया है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिलता है, हर बार किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ ये क्वेश्चन फिक्स मिलता है। इसमें तो ये उल्टा दिया हुआ है, पहले नाम दे दिया रेटस, रेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द, कैसा है, टोटोनिम्स है। तो इसे क्या बोलेंगे, टोटोनिम्स, कि कोई भी जीनस और प्रजाति, जीनस और स्पीसीज का नाम यदि सेम रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है रेटस रेटस, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टोटोनिम्स कहते हैं।
ठीक है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कई बार दिया जाता है कि टोटोनिम्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो भी उल्टा हो जाएगा वो। रेटस रेटस कोई भी नाम हो जो सेम आपको मिले, दैट्स मीन्स टोटोनिमस। क्वेश्चन नंबर इसमें देखोगे 78 के अंदर देखो 78 में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है जो अपन डेली जो सॉल्व कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि वर्गीकरण के अंदर कौन से साइंटिस्टों की कौन सी बुक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज अपन बात करेंगे। देखो क्वेश्चन आपके सामने आया है कि कौन सी बुक कौन से के द्वारा है। जेनेरा प्लांटेरम मैंने कल भी आपके साथ में डिस्कस किया था। जेनेरा प्लांटेरम जो है वो एक लिनियस के द्वारा भी लिखी गई थी, लेकिन जो फेमस जेनेरा प्लांटेरम है वो बेंथम हुकर की है, क्योंकि इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया है। जबकि लिनियस ने अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो किस में दिया था, स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, बेंथम हुकर। यहाँ पे दिया है डा नेचुरलाइकेन, यहाँ पर फ्लेंजी फैमिलियन नाम से है, एंगुलर पेरेंटल है, इवोल्यूशनरी प्रकार का वर्गीकरण जो दिया था इन्होंने। द फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट हचिनसन ने दिया था। प्लांट क्लासिफिकेशन बाय बेंसन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए के अंदर ए, बी के अंदर दो के अंदर बी, 3 के अंदर सी और 4 के अंदर डी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेम जो सीक्वेंस रहेगी वही इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे आंसर आप इसको देख ही लोगे, 1 के अंदर ए मतलब तीसरा ऑप्शन, 1 के अंदर ए, 2 के अंदर बी, 3 के अंदर सी, 4 के अंदर डी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन अपन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 के अंदर जो हुआ था, उसकी जो थीम थी, उसका स्लोगन था, वो क्या था। तो इंसेक्ट के बारे में था और बर्ड के बारे में था। प्रोटेक्ट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट बर्ड, ठीक है ना, प्रोटेक्ट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट बर्ड इसका क्या थी, मुख्य थीम के रूप में यूज में ली गई थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। एक टर्म देखो अपने आप में एक थोड़ा सा नया टर्म है, किसी ने हो सकता है किसी के लिए नहीं भी हो। यहां पे टर्म दिया है फाइटोटेलमेटा, ठीक है ना, फाइटोटेलमेटा। फाइटोटेलमेटा क्या है, जो पानी के जो सोर्स होते हैं जिनके ऊपर इनके पानी पादपों की टहनियाँ पत्तियाँ जो पड़ी होती है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन में दी गई है। यहाँ पर पत्तियों या फूलों अथवा पेड़ पर बने खड्डों द्वारा धारण किए गए जल के छोटे छोटे पिंड जिसमें जीव रहते हैं। मतलब खोखले हो जाता है ना, पेड़ वगैरह जो भी होते हैं वो खोखले हो जाते हैं। खोखले के अंदर क्या रहते हैं वहाँ पर, या पत्तियाँ रहती हैं, इनके ऊपर क्या होता है, खोखले हो जाते हैं, उनके अंदर जीव रहने लगते हैं। तो यहाँ पर ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, छोटी सी पानी की एक गुहा बना ली जाती है बाय लीव्स, प्लांट की पत्तियों के द्वारा बनाया सकता है और फ्लावर के द्वारा भी। इन ट्री होल्स, जिनमें तोतेरिया रहता है, अपन कहते हैं जो भी पैरट वगैरह रहते हैं, तो इसमें ऐसी जो बॉडी होती है, यहाँ पर प्लांट है, प्लांट का कोई भी ऐसा भाग बना लेता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया है और इसके अंदर अगर जीव रहे, तो इस वाले जो टर्म है उसे क्या बोलेंगे, फाइटोटेलमेटा के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81, देखो कंजर्वेशन एम टू रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन। देखो कंजर्वेशन अपन संरक्षण जो करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, प्रकृति का है, इन्वायरमेंट का है, किसी भी चीज़ का, वो किस लिए चाहते हैं कि सस्टेनेबल, आपने टर्म सुना होगा, एक सस्टेनेबल टर्म आता है जिसके अंदर आता है कि ह्यूमन के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया रिसोर्सेस है, स्रोत है जो अपने को दिए गए हैं, उनको इस प्रकार से अपन यूज में ले, इस प्रकार से उसको कंजर्व करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका सदुपयोग कर सके। उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब कम्युनिकेशन किसके बीच में चाह रहे हैं अपन, कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करें, ताकि ह्यूमन अपना सोच समझकर इन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ताकि क्योंकि पर्यावरण ही अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीने के लिए, जीवित रहने के लिए जो भी स्रोत है वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। तो सामंजस्य किसके बीच में बैठना चाहिए, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में क्या बैठना चाहिए, सामंजस्य बैठना जरूरी है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द मैनी बर्ड स्पीसीज ऑन आइसलैंड। आइसलैंड के ऊपर बहुत सारी बर्ड की स्पीसीज है, देयर विद नो प्रीडेटर मैमल्स, जिनको खाने वाले कोई भी प्रीडेटर नहीं है, स्तनधारी कोई है ही नहीं उनको खा सके, उनको मारने के लिए नहीं है, तो वो सभी जीवित रह रहे हैं। अब जीवित रह रहे हैं तो सीधी सी बात है, कोई भी बर्ड है वो वहाँ से क्यों उड़ेगा भाई, उड़ने के लिए जगह ही नहीं है, उसको टाइम, उसको जरूरत ही नहीं उड़ने की, ठीक है ना। वो क्या करेगा, अपना घूमेगा आराम से। इसका मतलब ये कैसे होंगे, फ्लाइटलेस होंगे, FLIGHT फ्लाइट लेस।
उड़ नहीं पाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? सीधी सी बात है, जब कोई पीछे भागता है तभी तो उसकी रेस का पता लगता है कि वो कितना फास्ट दौड़ सकता है। पक्षी के पीछे कोई भागेगा तो उड़ने की कोशिश करेगा। इनको कभी इनके मैमल्स की, मतलब अपन मैमल्स नहीं, कोई भी मान लो जीव जंतु, उनको शिकार करने वाला कोई है ही नहीं, उड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा लंबे समय तक इनके साथ बीतता रहा तो ये अपनी जो उड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो इसमें क्या सा अभाव होगा? लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ द फ्लाइंग, उड़ने की क्षमता खो दी जाएगी इनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो, स्पीसीज रिचनेस, किसी भी एरिया के अंदर प्रजातियों की अधिकता, रिचनेस, अलग अलग प्रजातियां। कम्युनिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? किसी प्रजातियों की जो संख्या है, उसकी डाइवर्सिटीज है, रिचनेस है, वो किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? एज ऑफ द कम्युनिटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मतलब भी कोई नहीं है कि यहाँ पर इससे प्रभावित होने वाला कोई चांसेस नहीं है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से प्रभावित होती है, नंबर ऑफ प्रेडेटर से प्रभावित होती है, एज ऑफ कम्युनिटी कितनी पुरानी है उससे भी प्रभावित होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शायद नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी ऑप्शन आ सकता है। अगला अगर आप देखोगे 84 के अंदर, देखो यहाँ पे, द कार्बन साइकिल इज ए अनयूजुअल न्यूट्रिएंट एलिमेंट साइकिल बिकॉज, अनयूजुअल क्यों है? इट नीड इन्वॉल्व इन डिकम्पोजर, इट नीड नॉट इन्वॉल्व डिकम्पोजर, इट एनर्जी इंटेंसिव, इट इज ए एंडोथर्मिक, इट इज ए डिवॉइड ऑफ एनर्जी फ्लो। इसमें से कार्बन चक्र असामान्य पोषक तत्व है, चक्र है, असामान्य चक्र है, इसमें अपघटक शामिल नहीं होते, यह ऊर्जा गहन, यह इसका वैसे एग्जैक्ट जो आंसर है उसका एकदम आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो आप ये ऑप्शन मान सकते हो। और एग्जैक्ट देखो, कोई क्वेश्चन तो हो सकते हैं जिनको अपने को छोड़ना डाउट हो सकता है, कॉमन बात है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, यूट्रोफिकेशन, पानी के अंदर जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के कारण से फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कहाँ पे चले जाते हैं? जल के जो स्रोत हैं उनके अंदर चले जाते हैं, जो खेती से होते हैं, फर्टिलाइजर्स के साथ आते हैं, और इनके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से एल्गी और फंजाई है पार्ट, एल्गी जो होती है खास तौर से वो क्या होते हैं? जल की सतह के ऊपर पूरा फैल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन दी गई है, किसके कारण से होता है? सल्फर लेवल इंक्रीज, डिजोल्व ऑक्सीजन, वाटर टेम्परेचर, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फेट के लेवल अधिकता होने के कारण से क्या होता है? यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है, जिसे एल्गल ब्लूम भी बढ़ता है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे सबसे इजी क्वेश्चन है, आज तक का हमेशा से चलता आया है कि एनर्जी का जो पिरामिड है वो कैसा होता है। अपन सभी जानते हैं क्वेश्चन कैसा होता है एनर्जी का पिरामिड। हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी जाती है हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो एनर्जी का ट्रॉपिक लेवल हमेशा क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है, यही होता है। तो हमेशा कैसा होता भी? अपराइट, अपराइट, हमेशा सीधा होता है, ये अपन कह सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। इट ऑलवेज इन्वर्टेड, ये तो है ही नहीं। कैन बी इन्वर्टेड और अपराइट, अब देखो इसने सीधा नहीं दिया है, आना क्या ऑप्शन चाहिए? ऑलवेज अपराइट, ये आना चाहिए। इस बार इन्होंने उल्टा दिया है इसको, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। देखो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है। आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 87 में देखोगे ये जो टर्म है ग्रब गिव द आइडिया, ग्रब ने कौन से आइडिया को दिया था? रीजनरेशन ऑफ निक। निक जो होता है इकोलॉजी का टर्म है, इकोसिस्टम का टर्म है कि कोई भी एक माइक्रो एनवायरनमेंट, एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना विशेष रोल प्ले करता हो, उसे क्या कहते हैं? निक कहते हैं। तो निक के अंदर रीजनरेशन जो होती है, क्षमता होती है, उसका जो टर्म वो ग्रेब ने दिया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 88 में अगर आप देखोगे द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम होल द कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है एक साथ में, अगर आप उसकी स्टडी करना चाहते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? सिन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन? सिन। और एक की बात करोगे तो ऑटो, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक से पूछी है तो सिन इकोलॉजी के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखोगे यहाँ पे
सक्सेशन इज ए नेचुरल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। सक्सेशन में होता क्या है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर होते हैं, चेंज होते हैं किसके अंदर, जीवों के अंदर। पहले छोटे जीव होते हैं, बाद बड़े जीव होते हैं। एक ऐसा एरिया से स्टार्ट होता है जहाँ पे कभी भी आज तक कोई स्पीसीज नहीं बसी हो, वहाँ पे नए स्थान से किसी भी नए सीरीज के साथ में चेंज होते हुए साथ में एक बड़ी कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट होना, उसका क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। तो यहाँ पर चेंज इन स्ट्रक्चर, पहले पानी था अब जंगल हो गया है, प्लस में स्पीसीज कंपोजिशन, पहले प्रजातियाँ कौन सी थी अब कौन सी प्रजातियाँ आ गई है, वो भी हमेशा एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के द्वारा रिप्लेस होती रहती है और नई प्रजाति आती रहती है। वो सक्सेशन का एक विशेष स्ट्रक्चर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे देखोगे 90 क्वेश्चन के अंदर 90 नंबर में देखोगे आप चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज। चिपको मूवमेंट है, अपन सभी जानते हैं पेड़ों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था और ये है इन्वायरमेंटल ऑफ द पुअर। इसे क्या कहते हैं, बी ऑप्शन कहते हैं, इन्वायरमेंटल ऑफ पुअर, गरीबों का पर्यावरणवाद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो यहाँ पे 91 नंबर में अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, स्वतः जनन या स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि निर्जीव पदार्थों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। जैसे उन्होंने बताया कि यदि अनाज की बोरी रख दी जाती है उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, मांस का टुकड़ा रखा जाता है तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक स्वतः उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग सब्सटेंस, कि जो भी नॉन लिविंग पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है, जीवन उत्पत्ति कहाँ से होती है, निर्जीव पदार्थों से होती है। ये सेंटेंस इन्होंने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 92 में अगर आप देखोगे, देखो विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एराज, एराज के अंदर कौन सा है, पहले आर्कियो जो आ जाएगा भाई, सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, एजोइक आ जाएगा, एजोइक, आर्कियोजोइक आ जाएगा, प्रोटोजोइक आ जाएगा, पैलियोजोइक आ जाएगा और मीजोजोइक आ जाएगा, लास्ट के अंदर आ जाएगा सीनोजोइक। राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो प्राइमरी लिविंग सेल्स, सबसे पहले जो प्रोटोसेल्स बनी थी इवोल्यूशन के दौरान, अपन देख सकते हैं इवोल्यूशन के दौरान अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सेल्स बनी थी उसे क्या कहते हैं, प्रोटोसेल कहते हैं भाई। कौन सी सेल बनी थी, प्रोटोसेल कहते हैं। प्रोटोसेल कैसी थी, स्वतः वो अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं सकती थी, इसका मतलब कोई भी कोशिका, ऐसी प्रकार की कोई कोशिका बनी, कंपोनेंट से बनी, वो कहाँ से लेती थी, अपने आसपास से जो न्यूट्रिशन थी वो एब्जॉर्ब करती थी। वो सेल मतलब अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं थी। प्रथम जो ऑटो सेल्स जो बनी थी, ऑटोट्रोपिक्स, वो तो थी साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब पहली जो सेल बनी थी वो कैसी थी, कीमोहेटरोट्रोपिक थी भी, है ना, रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण जो है वो प्राप्त करती थी। तो वो किस प्रकार का हो गया, विषमपोषी प्रकार का हो गया, कीमोहेटरोट्रोप्स, रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करने वाली कोशिकाएं सबसे पहले बनी थी इन्वायरमेंट के अंदर। 94 में देखोगे, द करेक्ट ऑर्डर द मैन इवोल्यूशन, मैन का व्यक्ति का, आदमी का, मानव का जो इवोल्यूशन हुआ था उसका सही आंसर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस और रामापिथिकस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। शायद इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, हाँ यही होगा, ठीक है ना, एक बार देख लेना आप लोग, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 95 के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरमेंट ऑफ द मोलिकुलर क्लॉक। मोलिकुलर क्लॉक जो है वो कहाँ काम आती है, किसी भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर होने वाले चेंजेज की स्टडी करने के लिए मोलिकुलर क्लॉक जो है वो यूज में आती है। रेट द चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर न्यूक्लियोटाइड का जो चेंजेस होता है उसके अंदर, रेट चेंज इन द एडेप्टेशन, रेट चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन, रेट इन चेंज इन वेरिएशंस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 96, जेनेटिक डाइवर्जेंस इज नोन एज, जेनेटिक डाइवर्जेंस इज नोन एज, जेनेटिक डाइवर्सिटी को अपन क्या कहते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक डाइवर्जेंस, जेनेटिक के अंदर यदि विभिन्नताएं आती हैं
आनुवांशिक विचलन के रूप में जाना जाता है। जेनेटिक डाइवर्जेंस जो भी होते हैं उनमें क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब तो वैसे तो देखो ये होता है कि कोई भी प्रजाति है वो एक यहाँ है, अगर वो समय के साथ में अलग अलग हो गई है तो वो उनमें भी चेंज हो रहा है और इसमें भी चेंज हो रहा है, साथ साथ में चल रहे हैं, उसे को इवोल्यूशन कहते हैं। वैसे तो उसे क्या कहते हैं, को इवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मैक्रो इवोल्यूशन। जेनेटिक डाइवर्जेंस यदि होंगे तो मैक्रो इवोल्यूशन होगा उनके अंदर। क्या होगा उनके अंदर, मैक्रो इवोल्यूशन होगा, बड़े लेवल का मैक्रो इवोल्यूशन होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 97 के अंदर, द इंटरेक्टिंग स्पीसीज इवॉल्व टुगेदर रेस्पॉन्स टू ईच अदर कॉल्ड। दो स्पीसीज है, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट भी करती है और दोनों के अंदर विकास चल रहा है, तो उस क्रम को अपन क्या कहते हैं, परस्पर क्रिया करने वाली प्रजातियां एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियात्मक एक साथ विकसित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दोनों साथ साथ चल रहे, को ओव्यूलेशन कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, को एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। 98 में देखोगे, एनिमल्स आर एक्टिव इन सनराइज, ठीक है ना, और सनसेट। सूर्य उगते टाइम पे एक्टिव होते हैं और सन छिपते टाइम पे भी एक्टिव होते हैं। सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड। इस प्रकार के जो एनिमल्स उसे अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसे अपन क्या कहेंगे, ये जो टर्म है क्रेपस्कुलर है ना, क्रेपस्कुलर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्रेपस्कुलर इसका बेस्ट आंसर होगा। अगले अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 99 में, द डिसहोनेस्ट सिग्नल कम्युनिकेशंस सेंडर रिसीवर, ये तो देखो शायद उसका आ गया है आपके जो टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, शायद उसका क्वेश्चन आ गया है, शायद यही होंगे इसमें। तो और तो कौन से होंगे, एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है, इफ सेवरल डिफरेंट सैंपल ऑफ डीएनए आर मेल्ट, एक साथ में आपने क्या किया है, बहुत सारे डीएनए को लेकर मेल्ट किया है। इट इज फाउंड द मेल्टिंग टेम्परेचर इज हाईएस्ट फॉर दीज डीएनए मोलिक्यूल कंटेन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसी का होगा जिसमें सी और जी का क्वांटिटी सबसे अधिक होगी। साइटोसिन एंड गुआसिन का जो मात्रा है वो सबसे अधिक होनी चाहिए, तभी वो कैसा होगा, उसका टीएम जो है वो सबसे अधिक होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, ए ऑप्शन जो है वो सबसे राइट होगा। सी और जी का जो कंटेंट है वो सबसे अधिक होगा, वो उतना ही डीएनए कैसा होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो अधिक, उसकी आवश्यकता होगी उसको तोड़ने के लिए। ए नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस बट प्रोड्यूस द सेम स्टेटड एंड ओवरहैंग नोन एज द, कई प्रतिबंध एंजाइम जो अलग अलग लक्ष्य अनुक्रमों को पहचानते हैं लेकिन एक ही दंपति छोर या ओवरहैंग का उत्पादन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोजाइमर कहते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं, राइबोजाइम भी नहीं कह सकते, जाइमोजीन भी नहीं कह सकते। आइसो एंजाइम का मतलब होता है सेम ही फंक्शन करने वाले, सेम ही करने वाले, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोजाइम का राइट आंसर इसका वैसे तो आना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं अपन, कई प्रतिबंध एंजाइम्स जो अलग अलग लक्ष्य अनुक्रमों को पहचानते हैं लेकिन एक ही दंपति छोर या उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, भाई फंक्शन सेम होना चाहिए, आइसो एंजाइम ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, आइसोजाइम आएगा। इसमें ऑप्शन दिया है, इमेजिंग स्पेसिमेन दैट आर टू बिग टू बी इमेज्ड यूजिंग द अदर माइक्रोस्कोप बेस्ड इमेजिंग द मेथड वर्टिब्रेट एम्ब्रियो कैन बी अचीव्ड। ऐसे नमूनों की इमेजिंग करना जो अन्य माइक्रोस्कोप आधारित इमेजिंग विधियों द्वारा उपयोग करके इमेज किए जाने वाले बहुत बड़े जैसे केसर के भ्रूण का प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन फोटोग्राफी और स्पाइनिंग डिस्क कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। इसका देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना कि इसमें कौन सा राइट आंसर आ सकता है। स्पैनिंग डिस्क कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन और लेजर स्कैनिंग। इसका वैसे तो लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है वो भी यूज में आ सकता है, डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पूछा था एक्सटेंशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा विच इंक्लूड द वेरिएंस
आउटकम द वेन, ये देखो ये फिर वो आ गया इसमें बायोस्टैटिक्स वाले जो पोर्शन जो पार्ट है। अभी जो अपने पार्ट सॉल्यूशन किया है इसके बाद में एक पार्ट और अपन बात करेंगे जिसमें आधा जो पोर्शन बचा है उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो जहाँ तक मैंने किया है वहाँ तक आप लोग जरूर चेक किए। तो इसमें 2 पार्ट के अंदर इस वीडियो को सॉल्व करेंगे, एक पार्ट अभी अपलोड कर देंगे और एक और पार्ट जो है वो आपको नाइट के अंदर लेट तक मिल जाएगा। इस प्रकार से पहला पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसका रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए आप लोगों का, और सेकंड पार्ट जरूर आप लोगों के लिए जल्दी मिलेगा। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज।